आज दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक ताकत बन चुके संयुक्त राज्य अमेरिका में एक समय ऐसा भी था जब वहां रंगभेद की जड़ें काफी गहरी थीं। निग्रो लोगों के साथ भेदभाव और अमानवीय आचरण अपने चरम पर था। ऐसे में वहां के शीर्ष श्वेत नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लगभग 2.5 लाख लोगों की मौजूदगी में एक ऐसा भाषण दिया जो इतिहास के पन्नों में अमिट रूप से दर्ज हो गया। भाषण का शीर्षक था आई हैव ए ड्रीम। आशा और समानता का प्रतीक ये भाषण 28 अगस्त 1963 को नौकरियों और स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे आंदोलन के तहत अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में दिया गया था। यह अमेरिकी इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित क्षणों में से एक था। अपने भावपूर्ण संबोधन में किंग ने एक ऐसे भविष्य के लिए अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया जहां सभी लोगों का मूल्यांकन उनकी त्वचा के रंग की बजाय उनके चरित्र की गहराई से किया जाएगा। उन्होंने सभी नागरिकों के बीच एकता और समानता का आग्रह करते हुए स्पष्ट रूप से नस्लीय अलगाव और भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान किया। भाषण में व्यक्त किए गए किंग के शक्तिशाली विचारों और अहिंसक विरोध की भावना ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और वह शानदार उद्बोधन अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया। उनके कालजयी शब्द आज भी गूंज रहे हैं जो सामाजिक न्याय और समानता के लिए चल रहे संघर्ष की याद दिलाते हैं। हिंदी भाषा के जिज्ञासुओं के लिए मैंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के उस ऐतिहासिक अंग्रेजी भाषण का सरल हिंदी रूपांतरण करने की कोशिश की है। आशा करता हूं मेरी यह विनम्र कोशिश आपको जरूर पसंद आएगी। प्रस्तुत है मार्टिन लूथर किंग के कालजयी भाषण का हिंदी रूपांतरण। मुझे आज आपके साथ उस कार्यक्रम में शामिल होकर खुशी हो रही है जो हमारे देश के इतिहास में स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़े प्रदर्शन के रूप में दर्ज किया जाएगा। 100 वर्ष पहले एक महान अमेरिकी जिसकी प्रतीकात्मक छाया में हम आज खड़े हैं ने मुक्ति उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। यह महत्वपूर्ण आदेश उन लाखों निग्रो गुलामों के लिए आशा की एक महान किरण बनकर आया जो अन्याय की आग में झुलस गए थे। यह उनकी कैद की लंबी रात को समाप्त करने के लिए खुशी की सुबह के रूप में आया। लेकिन 100 साल बाद भी निग्रो आज़ाद नहीं हो पाया है। 100 साल बाद निग्रो का जीवन अभी भी अलगाव की जंजीरों और भेदभाव की बेड़ियों से दुखी होकर अपाहिज बना हुआ है। 100 साल बाद निग्रो भौतिक समृद्धि के विशाल महासागर के बीच गरीबी के एक एकांत टापू पर रहता है। 100 साल बाद निग्रो अभी भी अमेरिकी समाज के कोनों में पड़ा हुआ है और खुद को अपनी ही भूमि पर निर्वासित पाता है। और इसलिए हम आज यहाँ इस शर्मनाक स्थिति का नाटकीय प्रस्तुतिकरण करने आए हैं। एक तरह से हम अपने देश की राजधानी में चेक भुनाने आए हैं। जब हमारे गणतंत्र के वास्तुकारों ने संविधान और स्वतंत्रता की घोषणा के शानदार शब्द लिखे तो वे एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे जिसका उत्तराधिकारी प्रत्येक अमेरिकी को बनना था। यह नोट एक वादा था कि सभी पुरुषों, हाँ काले पुरुषों के साथ साथ गोरे लोगों को भी जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज के अपरिहार्य अधिकारों की गारंटी दी जाएगी। आज यह स्पष्ट है कि जहां तक उसके अश्वेत नागरिकों का सवाल है, अमेरिका ने इस वचन पत्र पर चूक की है। इस पवित्र दायित्व का सम्मान करने की बजाय अमेरिका ने निग्रो लोगों को एक खराब चेक दिया है, एक चेक जो अपर्याप्त धनराशि के रूप में वापस आया है। लेकिन हम यह मानने से इनकार करते हैं कि न्याय का बैंक दिवालिया हो गया है। हम यह मानने से इनकार करते हैं कि इस देश के अफसरों के विशाल भंडार में पर्याप्त धन नहीं है और इसलिए हम इस चेक को भुनाने आए हैं। एक ऐसा चेक जो मांगने पर हमें आज़ादी की दौलत और न्याय की सुरक्षा देगा। हम इस पवित्र स्थान पर अमेरिका को अभी की भीषण तात्कालिकता की याद दिलाने के लिए भी आए हैं। ये ठंडक पाने की विलासिता में संलग्न होने या क्रमिकता की शांत करने वाली दवा लेने का समय नहीं है। अब लोकतंत्र के वादों को साकार करने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि हम अलगाव की अंधेरी और उजाड़ घाटी से निकलकर जातीय न्याय के उजले रास्ते की ओर बढ़ें। अब समय आ गया है कि हम अपने राष्ट्र को नस्लीय अन्याय के दलदल से निकालकर भाईचारे की ठोस चट्टान पर स्थापित करें। अब समय आ गया है कि ईश्वर की सभी संतानों के लिए न्याय को वास्तविकता बनाया जाए। इस समय की तात्कालिकता को नजरअंदाज करना राष्ट्र के लिए घातक होगा। निग्रो के वैध असंतोष की प्रचंड गर्मी का मौसम तब तक नहीं गुजरेगा जब तक कि स्वतंत्रता और समानता की स्फूर्तिदायक शरद ऋतु न आ जाए। 1963 अंत नहीं बल्कि शुरुआत है और जो लोग आशा करते हैं कि निग्रो का गुबार अब शांत हो जाएगा, अब वे संतुष्ट होंगे। और अगर राष्ट्र सामान्य रूप से व्यापार में लौटता है तो भारी मन से उन्हें भी ऐसा करना होगा। जब तक निग्रो को उसकी नागरिकता का अधिकार नहीं मिल जाता तब तक अमेरिका में न तो आराम होगा और न ही चैन। न्याय का उज्जवल दिन आने तक विद्रोह के बवंडर हमारे राष्ट्र की नींव को हिलाते रहेंगे।
मैं आज आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों, भले ही हम आज और कल की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, फिर भी मेरा एक सपना है। ये अमेरिकी सपने में गहराई से निहित एक सपना है। मेरा एक सपना है कि एक दिन ये राष्ट्र उठेगा और अपने पंथ के सही अर्थ को जिएगा। हम इन सत्यों को स्वयं स्पष्ट मानते हैं कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं। मेरा एक सपना है कि एक दिन जॉर्जिया की लाल पहाड़ियों पर पूर्व गुलामों और उनके मालिकों के बेटे भाईचारे की मेज पर एक साथ बैठ सकेंगे। मेरा एक सपना है कि एक दिन मिसिसिपी राज्य भी, जो अन्याय की गर्मी से तप रहा था, उत्पीड़न की गर्मी से तप रहा था, स्वतंत्रता और न्याय के मरुद्यान में बदल जाएगा। मेरा एक सपना है कि मेरे 4 छोटे बच्चे एक दिन देश में रहेंगे जहां उनका मूल्यांकन उनकी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र के आधार पर किया जाएगा। आज मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना है कि एक दिन अलबामा में अपने क्रूर नस्लवादियों के साथ जब उसके गवर्नर के होठों से हस्तक्षेप और अशक्तिकरण के शब्द टपक रहे होंगे, तब वहीं एक दिन अलबामा में छोटे काले लड़के और काली लड़कियां छोटे श्वेत लड़कों और श्वेत लड़कियों के साथ बहनों और भाइयों के रूप में हाथ मिला रहे होंगे। आज मेरा एक सपना है। मेरा सपना है कि एक दिन हर घाटी ऊंची हो जाएगी, हर पहाड़ी और पर्वत नीचा हो जाएगा, उबड़ खाबड़ जगहें समतल हो जाएंगी और टेढ़ी मेढ़ी जगहें सीधी हो जाएंगी और प्रभु की महिमा प्रकट हो जाएगी और सभी प्राणी इसे एक साथ देखेंगे। यही हमारी आशा है। इसी विश्वास के साथ मैं दक्षिण वापस जाता हूँ। इस विश्वास के साथ हम निराशा के पहाड़ से आशा का पत्थर निकाल सकेंगे। इस विश्वास के साथ हम अपने राष्ट्र के कलहपूर्ण माहौल को भाईचारे के सुंदर स्वर संगीत में बदल सकेंगे। इस विश्वास के साथ हम एक साथ काम करने, एक साथ प्रार्थना करने, एक साथ संघर्ष करने, एक साथ जेल जाने, एक साथ आज़ादी के लिए खड़े होने में सक्षम होंगे, यह जानते हुए कि हम एक दिन आज़ाद होंगे। यह वह दिन होगा जब भगवान के सभी बच्चे नए अर्थ के साथ गा सकेंगे, मेरा देश यह तुम्हारा है, स्वतंत्रता की मधुर भूमि मैं तुम्हारे बारे में गाता हूँ। वह भूमि जहाँ मेरे पिताओं की मृत्यु हुई, तीर्थयात्रियों के गौरव की भूमि, हर पर्वत से आज़ादी की ध्वनि बजने दो। और अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो यह सच होना चाहिए। तो न्यू हैम्पशायर की विलक्षण पहाड़ी चोटियों से आज़ादी की घंटी बजने दीजिए, न्यूयॉर्क के विशाल पहाड़ों से आज़ादी की घंटी बजने दीजिए, पेनिसिल्वेनिया की ऊंचाइयों से स्वतंत्रता की गूंज उठने दो, आज़ादी की शुरुआत होने दीजिए। कोलोराडो में बर्फ से ढकी रॉकी पर्वत की चोटियों से, कैलिफोर्निया की घुमावदार ढलानों से स्वतंत्रता की आवाज़ आनी चाहिए। लेकिन इतना ही नहीं, जॉर्जिया के टोन माउंटेन से आज़ादी की घंटी बजने दो, टेनेसी के लुकआउट माउंटेन से आज़ादी की गूंज आने दो, मिसिसिपी की हर पहाड़ी और तिल तिल से आज़ादी की गूंज सुनाई दे, हर पहाड़ी क्षेत्र से आज़ादी की आवाज़ें आने दो। और जब ऐसा होता है और जब हम स्वतंत्रता की घंटी बजने देते हैं, जब हम इसे हर गांव, हर टोले से, हर राज्य और हर शहर से बजने देते हैं, हम उस दिन को गति देने में सक्षम होंगे जब भगवान के सभी बच्चे, काले और गोरे लोग, यहूदी और गैर यहूदी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक आपस में हाथ मिलाएंगे और पुराने नीग्रो आध्यात्मिक गीत को गाएंगे। आखिरकार आज़ाद, आखिरकार मुक्त, सर्वशक्तिमान ईश्वर का शुक्र है, आखिरकार हम आज़ाद हैं।